गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, जिसके पार्ट नंबर 7 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे सांद्रता सेल, जिसमें हम आ गए थे अभिगमन युक्त सांद्रता सेल पर, जिसके अंदर अभिगमन होता है, आयनों का अभिगमन होता है, इसलिए इसे अभिगमन युक्त सांद्रता सेल कहा जाता है। अब धनायनों का अभिगमन होता है या ऋणायनों का, उसके अकॉर्डिंग धनायनों के प्रति उत्क्रमणीयता। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम दो अलग अलग प्रकार के कंसंट्रेट वाले विलयन लेते हैं और उन्हें एक सेरेंदर दीवार द्वारा पृथक करते हैं। और वो दीवार जो होती है, जो पृथक कर रहे हैं, वो आयंस के लिए पारगम्य होती है और उत्क्रमणीय अभिगमन युक्त इनको सांद्रता सेल कहा जाता है। अब हम एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने किया भी था, इसको थोड़ा हल्का फुल्का एक बार फिर वापस इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। ये सेरेंदर युक्त दीवार रख लेते हैं बीच में, और H2 1 एटमॉस्फेयर और H2 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सेरेंदर दीवार जिसके अंदर HCl का सॉल्यूशन भरा जाता है, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयन में टूटते हैं, और आयनों का क्या होता है, अभिगमन होता है। पहले हम धनायनों की बात कर रहे हैं, तो धनायनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे 1/2H2। लेफ्ट साइड की रिएक्शन किस में चेंज हो जाएंगे, 2H पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसकी सांद्रता को A1 से रख देंगे, और फिर राइट साइड की इक्वेशन लिखेंगे, तो H पॉजिटिव इसको A2 रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और 1/2H2 में चेंज हो जाएंगे। पूर्ण रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव A2 और H पॉजिटिव A1, इस तरीके से। अगर यहाँ ऋणायनों का अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर T नेगेटिव से शो कर दिया जाए, तो हमारे लिए जो इक्वेशन होगी वो इस प्रकार हो जाएगी, T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 रखेंगे, सॉरी A2 रखेंगे, यहाँ A2 है तो A2, और Cl नेगेटिव A2। ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 में। ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 में। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव और H पॉजिटिव A1 प्लस Cl नेगेटिव A1, इस तरीके से रखेंगे। इसके लिए नैनसरेट इक्वेशन लिखेंगे। नैनसरेट इक्वेशन लिखेंगे तो E सेल बराबर E नोट सेल माइनस RTNF, ठीक है। लैन H पॉजिटिव A2 और Cl नेगेटिव A2 और H पॉजिटिव A1 और Cl नेगेटिव A1, इस तरीके से रखेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर जो है उसको यहाँ पर एक प्रकार से पावर लग जाएगी इनकी। अब देखिए E नोट सेल का मान 0 होगा इसके लिए, तो E बराबर ये 0 हो जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट नंबर आगे आ जाएगा माइनस RTNF लैन और H पॉजिटिव A2
और Cl नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव A2 की पावर 2 और पॉजिटिव नेगेटिव A1 की पावर 2, सीधा ऐसे लिख सकते हैं अपने। अब देखिए जो पावर है वो आगे जाएगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर -2T नेगेटिव RTNF लेन और A2 पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव A1 ऐसे लिख सकते हैं। नैनसेल्ट जो इक्वेशन है वो इस प्रकार बन जाएगी। ऋणायनों के लिए बनाएंगे तो ऋणायन बन जाएगा, तो सेम इसी तरीके से होता है ऋणायनों के प्रति उत्क्रमणीयता, तो वो आप बुक में से कर लेना, सेम टू सेम है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, उसके बाद में इसके साथ ही हमारी सांद्रता सेल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में सांद्रता सेल के अनुप्रयोग, सांद्रता सेल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल के अनुप्रयोग। सांद्रता सेल के अनुप्रयोग, सबसे पहले आयनों की सांद्रता का निर्धारण। आयनों की सांद्रता का निर्धारण करना, तो सबसे पहला अनुप्रयोग, तो जो हमारे पास में जो सांद्रता सेल है उसके लिए एक सामान्य इक्वेशन ये बन जाती है, E बराबर 0.059 अपॉन में n log C2 अपॉन में C1। ये एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाती है जिसके द्वारा हम किसी भी आयन की सांद्रता का निर्धारण कर सकते हैं। ये सामान्य इक्वेशन में C2 जो होती है वो ज़्यादा सांद्रता होती है और C1 जो होती है वो कम सांद्रता होती है। इस आधार पर एक नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं कि हम इसके द्वारा किसी भी आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है संक्रमण ताप का निर्धारण करना, संक्रमण ताप का निर्धारण करना। जो हमारे कंसंट्रेशन सेल हैं इनके द्वारा संक्रमण ताप का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दो भिन्न भिन्न अपर रूपों के इलेक्ट्रोड बनाएं या इलेक्ट्रोड लगा करके सांद्रता सेल बनाएं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर परिवर्तित होगा उनके विभव का जो मान होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पर किसी भी सेल का विभव अगर शून्य हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका संक्रमण ताप होता है या ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। तो संक्रमण ताप का निर्धारण भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में सक्रियता गुणांक का निर्धारण करना, सक्रियता गुणांक का निर्धारण करना। अब सक्रियता और सांद्रता में समानुपातिक संबंध होता है। सक्रियता जो, अब देखो कोई भी जो आयन्स होते हैं, सारे आयन तो एक्टिव नहीं होते, जिनकी सांद्रता ज़्यादा होती है, जो आयनों का अधिक अभिगमन करते हैं वो आयन्स एक्टिव आयन्स होते हैं, उनकी सांद्रता अधिक होती है और जो एक्टिव होंगे वो एक्टिविटी को तो शो करेंगे। तो ए जो होती है वो समानुपाती होती है सी के, कि ये कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी सक्रियता उतनी अधिक होगी। तो ए बराबर गामा सी से शो किया जाएगा। ए यहाँ पर क्या है,
सक्रियता है और गामा यहाँ पर क्या है, सक्रियता गुणांक है, सक्रियता गुणांक है, और C यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है। तो हमें अगर सक्रियता गुणांक ज्ञात करना है तो इस इक्वेशन को A/C कर सकते हैं। अगर हमारे पास सक्रियता है, अगर हमारे पास सांद्रता है तो हम सक्रियता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो सांद्रता सेल से आयनों की सांद्रता का निर्धारण किया जा सकता है इस इक्वेशन के द्वारा, जिसमें C2 ज़्यादा होगी, C1 कम होगी। संक्रमण ताप का निर्धारण कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर पर किसी भी कंसंट्रेशन सेल का विभव अगर शून्य हो जाए तो वो संक्रमण ताप होगा, और सक्रियता गुणांक का निर्धारण, और इस इक्वेशन की सहायता से हम सक्रियता गुणांक का निर्धारण भी कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट अनुप्रयोग है विभव मापी अनुमापन। विभव मापी अनुमापन भी इसकी सहायता से कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी एसिड होता है और उसमें बेस डालते हैं तो जो अंतिम बिंदु प्राप्त होता है, जिसको एंड पॉइंट कहा जाता है, जिसके द्वारा हम यहाँ पर विभव मापी अनुमापन बोल सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में भी पढ़ा था कि अनुमापन एसिड बेस का किस प्रकार कर सकते हैं, तो इनके द्वारा विभव मापी अनुमापन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो सांद्रता सेल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम विद्युत रासायनिक सेल्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको विद्युत रासायनिक सेल बोला जा सकता है। विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वो सेल क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। और जो विद्युत रासायनिक सेल हैं, इसके अंदर जैसे टॉर्च का सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया या फ्यूल सेल हो गया, वो इसी के अंदर आते हैं। तो हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा या प्राइमरी सेल बोलते हैं, दूसरा होता है द्वितीयक सेल, और तीसरा होता है ईंधन सेल। तीसरा होता है ईंधन सेल। तो प्राथमिक सेल, ये जो सेल होते हैं, इस प्रकार के सेल में रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन क्रिया कारक जब उत्पाद में बदल जाए उसके बाद में ये सेल काम करना छोड़ देते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता। जो सेल एक बार खराब हो जाएंगे वापस हम यूज में नहीं ले सकते। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे घड़ी का सेल हो गया, टॉर्च का सेल हो गया, या लेक्लांसी सेल टाइप के जितने भी सेल होते हैं वो प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। एक बार काम में लिया और फेंक दिया। उसके बाद में द्वितीयक सेल, इस प्रकार के सेल उत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्रिया कारक से उत्पाद बनाया जाता है तो विद्युत उत्पन्न हो जाती है और वापस हम उसको
बाह्य कोई उपकरण की सहायता से रिएक्शन को विपरीत दिशा में करा करके चार्ज भी कर सकते हैं। ये जो सेल होते हैं वो पुनः चार्ज हो जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है सीसा संचयक सेल, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचयक सेल। और तीसरे टाइप का जो सेल होता है वो होता है ईंधन सेल। इस प्रकार का जो सेल होता है वो कार्बन या हाइड्रोकार्बन, इस प्रकार का जो सेल है वो कार्बन, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन युक्त होता है। इसे ईंधन सेल कहा जाता है। इसके अंदर भी क्या करते हैं अपने, ये प्राथमिक सेल की तरह ही होता है। एक बार काम में लिया, क्रियाकारक समाप्त हो गया। एक प्रकार से इनके अंदर एक दिशीय गति होती है इन सेल्स के अंदर। तो ये थे विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, जो 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल के अंदर ये आ गए। इसके अंदर आता है सीसा संचयक सेल, ये हमें पढ़ना है। ईंधन सेल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। फिर उसके बाद में आता है सीसा संचयक सेल। उसके बाद में आता है सीसा संचयक सेल। पहले मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ। सीसा संचयक सेल, ये सीसा संचयक सेल की बैटरी या सीसा संचयक सेल या सीसा संचयक बैटरी भी कहा जा सकता है। ये एक द्वितीयक प्रकार की बैटरी होती है जिसके अंदर क्रियाकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, उसको बाह्य उपकरण के द्वारा जोड़ करके वापस चार्ज किया जा सकता है। रिएक्शन को विपरीत दिशा में करवाया जा सकता है। एक उत्क्रमणीय प्रकार का सेल माना जाता है। जो एक बैटरी या एक सेल जो होता है वो 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। हमें 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो ऐसे बहुत सारे यानी कि 6 सीसा संचयक सेल एक श्रेणी में लगा देंगे तो हमें 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। इस सेल के अंदर क्या होता है, पीबी का एनोड बनाया जाता है
और PbO2 का क्या होता है, कैथोड होता है। तो इस सेल के अंदर क्या करते हैं, हम Pb का एनोड बनाते हैं और उससे बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, लेड एंटीमनी मिश्र धातु की बनी हुई जो नेट होती है उसके अंदर लेड भर देते हैं और जो Pb का क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। और उसके अलावा कैथोड के लिए अपने क्या करते हैं, लेड एंटीमनी मिश्र धातु की जो बनी हुई जाली होती है उसके अंदर लेड ऑक्साइड भर देते हैं जो कैथोड के रूप में कार्य करते हैं। फिर इनको पृथक पृथक फाइबर ग्लास लगा करके पृथक पृथक रखते हैं, एक दूसरे के साथ में टच नहीं होते। अब यहाँ तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैंने टच कर दिया, ऐसा नहीं है, डायग्राम ऐसे ही बनता है, लेकिन जो इनके बीच में क्या लगी होती है, फाइबर ग्लास लगी होती हैं। तो इस प्रकार एनोड और कैथोड क्रिया करता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इस प्रकार का जो सेल होता है वो दोनों तरीके से कार्य कर सकता है, दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकती हैं, इसलिए इस सेल को बोला जाता है उत्क्रमणीय सेल। इसके लिए अगर सेल रिएक्शन की बात करें हम, सबसे पहले क्रिया कारक से हमें क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है। तो सबसे पहले एनोड पर होने वाली रिएक्शन की बात करते हैं हम। तो एनोड किसका बना हुआ है, Pb का बना हुआ है और H2SO4 आयनों में टूटेगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। तो Pb क्या करेगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बना देगा, PbSO4 क्या बना देगा, PbSO4 बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में कैथोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन करवाने के लिए कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड किसका बना हुआ है, PbO2 का बना हुआ है। तो PbO2 लेंगे, तो PbO2 ले लिया, H2SO4 आयनों में टूट रहा है तो SO4 2 नेगेटिव ये ले लिया, ये सॉलिड और ये एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर H पॉजिटिव भी है, क्या है, H पॉजिटिव भी, कितने H पॉजिटिव, 4 H पॉजिटिव। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये किस में चेंज हो जाएंगे, PbSO4 में चेंज हो जाएंगे, PbSO4 में चेंज हो जाएंगे और 2H2O बन जाएगा और क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। उसके बाद में टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे PbS और प्लस PbO2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव कितने हो गए, 2 और 4 H पॉजिटिव और रिएक्शन करेंगे 1 और 2 PbSO4 बन जाएंगे और प्लस में 2H2O की रिएक्शन हो जाएगी। ये टोटल रिएक्शन है हमारी। ये रिएक्शन तब हुई जब क्रियाकारक से क्या बना, उत्पाद बना। ऐसा करने के बाद में जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद में इन दोनों रिएक्शन के अंदर सल्फेट क्या करता है, क्रियाकारक की तरह काम करता है और H2SO4 की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। H2SO4 PbSO4 में चेंज हो गया तो H2SO4 कम हो गया। अब विद्युत का उत्पादन होना बंद हो जाएगा, आपके पंखे वो धीरे चलने स्टार्ट हो जाएंगे या बंद भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हमें इस सेल को क्या करना पड़ेगा, बाह्य उपकरण से जोड़ना पड़ेगा। बाह्य उपकरण से जोड़ेंगे तो इसमें विपरीत रिएक्शन होगी।
कैथोड एनोड की तरह कार्य करने लग जाएगा और एनोड कैथोड की तरह कार्य करने लग जाएगा और कैथोड एनोड की तरह कार्य करने लग जाएगा और रिएक्शन क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में रिएक्शन होगी तो विपरीत रिएक्शन की हम बात करें तो एनोड की बात करते हैं हम। अब यहाँ एनोड कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, कैथोड जो है वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है, रिएक्शन विपरीत हो रही है तो कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है तो देखो PbSO4 और 2H2O ये रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है PbO2 बना रहा है प्लस SO4 2 नेगेटिव बना रहा है 4H पॉजिटिव बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। और क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन ही होगा और हमने एनोड पर जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो कैथोड की तरह हो रही है। उसके बाद में अब कैथोड पर रिएक्शन, कैथोड जो यहाँ बन रहा है वो एनोड का बन रहा है, एनोड कैथोड की तरह और कैथोड एनोड की तरह कार्य करेगा। अब देखो ये एनोड है, इधर कौन सी रिएक्शन हो रही है PbSO4 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और किस में चेंज हो रहा है PbS में और SO4 2 नेगेटिव और एक्वस कंडीशन इसमें हो रहा है। ठीक है, ये सॉलिड और ये एक्वस। ठीक है, टोटल रिएक्शन करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और PbSO4 के 2 मॉलिक्यूल प्लस 2H2O और उसके बाद में ये PbO2 प्लस Pb प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4H पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन से। अब देखो ये रिएक्शन विपरीत हो रही है ना, ये देखो ये रिएक्शन इसके जैसी हो रही है तो ये तो मैंने समझाने के लिए की थी आपको। तो ये सीसा संचय की है बैटरी होती है, आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी होगी वो एक सीसा संचायक सेल या सीसा संचायक बैटरी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं थोड़े टाइम बाद में उसके ऊपर जो हुक से लगे होते हैं वो नीचे की साइड चले जाते हैं, उनका निशान होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, फिर हम उसमें पानी डालते हैं क्योंकि H2SO4 से PbSO4 बन चुका है और फिर PbSO4 की वापस वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 माइनस 2 में H पॉजिटिव में। इसलिए हम वाटर डालते हैं ताकि जो बना हुआ PbSO4 है वो वापस रिएक्शन होने लग जाए, विपरीत रिएक्शन होने लग जाए और हमारी बैटरी सही तरीके से पहले की तरह काम करने लग जाए। तो विपरीत रिएक्शन होने पर लिया गया उत्पाद पुनः क्या करता है क्रियाकारक में बदल जाता है और उत्क्रमणीय रिएक्शन होने के कारण ये एक द्वितीयक प्रकार की सेल माना जाता है। तो सीसा संचयक सेल एक द्वितीयक प्रकार का सेल जिसके अंदर 6 एनोड और 6 कैथोड लिए जाते हैं। एनोड Pb के होते हैं और कैथोड PbO2 के होते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है और एक समय में ये 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। हमें 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो 6 सीसा संचयक बैटरी को सीरीज में लगा लो और उसके बाद में एनोड पर रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड Pb का है और जो H2SO4 डाला है वो आयनों में टूटता है। SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन होती है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड PbO2 का SO4 माइनस 2 4H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करता है, PbSO4 2H2 और रिडक्शन होता है, टोटल रिएक्शन बन जाती है और जितना भी यहाँ क्रियाकारक था वो पूरा उत्पाद में बदल जाता है और PbSO4 में बदल जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे सेल काम करना छोड़ देता है या विद्युत धारा कम प्राप्त होने स्टार्ट होती है तो हम इसे बाह्य उपकरण से जोड़ते हैं और बाह्य उपकरण से जोड़ते हैं तो विपरीत दिशा में रिएक्शन होती है। एनोड कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है। एनोड पर जो रिएक्शन है वो कैथोड की विपरीत रिएक्शन है, ये देखो। ठीक है,
कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है वह एनोड की विपरीत रिएक्शन है, देखो ये बन रहा है। फिर टोटल रिएक्शन की विपरीत रिएक्शन होती है। इसके साथ ही हमारी सीसा संचयक सेल समाप्त। उसके बाद में हम नेक्स्ट कर